हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप लोग अपने YouTube चैनल में। तो दोस्तों, मैं आशा और विश्वास करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे और मस्त तंदुरुस्त होंगे और दोस्तों अपने पढ़ाई को नियत ढंग से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, कल आप लोगों को जो किरण और किरण पूछ के बारे में पढ़ा दिएगा था, ठीक है दोस्तों। आज हम उसके आगे देखते हैं। तो दोस्तों, अगर प्रकाश के सेंस में लिखा जाए तो वस्तु कितने प्रकार का होता है? वस्तु 3 प्रकार का होता है। सबसे पहला प्रथम, एक में हो जाएगा पारदर्शी वस्तु, दूसरा में क्या हो जाएगा अपारदर्शी वस्तु, और 3 में क्या हो जाएगा प्रभासी वस्तु। तो दोस्तों, पारदर्शी वस्तु किसे कहते हैं? तो दोस्तों, पारदर्शी वस्तु हम उसे कहते हैं जिससे क्या होता है, वैसी वस्तुएं जिनसे प्रकाश पूर्ण रूप से इस पार से उस पार जा सके, उसे हम क्या कहेंगे, पारदर्शी वस्तु कहेंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे अगर मानते हैं क्या एक स्लेट है, ठीक, स्लेट है ना, अगर ये लाइट मानते हैं, अगर इसे प्रकाश भेजा जाए, ठीक, इस प्रकाश भेजा और 100% ये सब प्रकाश भेजते हैं और 100% प्रकाश इस स्लेट को इस पार से उस पार चल जाए, उसे क्या कहेंगे, उसे हम पारदर्शी वस्तु कहेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए उसका हम परिभाषा देख लेते हैं अब। पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट, इसे अंग्रेजी में क्या कहेंगे, ट्रांसपेरेंट कहेंगे, वस्तुएं पदार्थ। वैसी वस्तुएं पदार्थ जिनसे उसे पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट क्या कहेंगे, वस्तुएं कहेंगे, कहते हैं। क्या हो जाएगा परिभाषा दोस्तों, वैसी वस्तुएं या पदार्थ जिनसे प्रकाश क्या होती है पूर्ण रूप से आर पार, यानी पूर्ण रूप से क्या हुआ आर पार कर देता है, उसे हम पारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो समझ गए कि पारदर्शी वस्तु किसे कहते हैं, वैसी वस्तुएं जिनसे क्या होता है प्रकाश पूर्ण रूप से इस पार से उस पार चला जाता हो, उसे हम क्या कहेंगे, पारदर्शी वस्तु कहेंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे अगर एग्जाम्पल में बोल दिया जाएगा, एग्जाम्पल बताइए, तो आप लोग क्या बताइएगा एग्जाम्पल में, क्या बताइएगा? अगर हम टर्च मारते हैं तो टर्च मारते हैं किसी वस्तु को देखने के लिए, तो हवा एक वस्तु है क्या? अगर मानते हैं ये हवा, ठीक, हवा है ना, हवा जब मारते हैं, हवा में टच मारते हैं तो वस्तु दिखाई देता है कि नहीं दिखाता है? तो हवा क्या हो जाएगा, हवा पारदर्शी हो जाएगा, अपारदर्शी हो जाएगा। तो हवा क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे हवा पारदर्शी हो जाएगा। तो एक में क्या होगा, वायु हो जाएगा। दूसरा प्लास्टिक, प्लास्टिक हो जाएगा कि नहीं दोस्तों? क्या, क्योंकि देखेंगे अगर टर्च जो रहता है, टर्च के जो यहाँ मुंह रहता है, जो मुंह रहता है वो क्या होता है, प्लास्टिक का होता है, जो क्या करता है, जो बल्ब का सुरक्षा करता है ना, तो क्या हो जाएगा प्लास्टिक। प्लास्टिक हो जाएगा, चाहे कांच हो जाएगा, बस वो कांच क्या हो, दूसरी तरफ से पेंट किया ना हो, बस अर्थात दोनों तरफ से सिर्फ सादा हो यानी सफेद हो, तो कांच हो जाएगा। ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये सब पारदर्शी वस्तुएं हैं इत्यादि। दूसरा क्या है, दूसरा और पारदर्शी यानी ओपेक वस्तुएं पदार्थ। अब दोस्तों क्या अपारदर्शी वस्तुएं, अपारदर्शी वस्तु किसे कहेंगे, वैसी वस्तुएं जिनसे प्रकाश क्या हो, प्रकाश पूर्ण रूप से इस पार से उस पार न जाए, उसे क्या कहेंगे, उसे हम अपारदर्शी वस्तु कहेंगे।
जैसे दोस्तों अगर ये मानते हैं हाथ है, ठीक, अगर यहाँ से हम लाइट मारते हैं, अगर 100% लाइट यहाँ से मारते हैं, ठीक, अगर 100% लाइट मारते हैं और 100% क्या हो इस पार, अगर 1% पदार्थ प्रकाश इस पार नहीं जाए, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम अपारदर्शी वस्तु कहेंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे अगर मानते हैं कोई कापी है, एक कापी है ना, अगर यहाँ से हम प्रकाश से मारते हैं लाइट से, अगर मारते हैं, अगर 100% इस पर प्रकाश मारे और प्रकाश 1% इधर, यानी थोड़ा सा भी प्रकाश क्या है इस पार नहीं जाता, इस पार नहीं जाता हो, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम अपारदर्शी वस्तुएं कहेंगे। ठीक है दोस्तों, आप लोग तो समझ गए, तो उसका परिभाषा लिख लेते हैं। क्या हो जाएगा, वैसी वस्तुएं जिनसे प्रकाश थोड़ा सा भी आर पार नहीं करता हो, उसे क्या कहेंगे, उसे अपारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अपारदर्शी वस्तु किसे कहते हैं, वैसी वस्तुएं जिनसे प्रकाश क्या हो थोड़ा सा भी इस पार से उस पार नहीं जाए, उसे हम अपारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे अगर एग्जाम्पल में आप लोगों को बोल दिया जाए कि आप लोग एग्जाम्पल में बताइए, तो आप लोग एग्जाम्पल में क्या बताइएगा, जैसे आप लोग बताइएगा दीवार क्या है, जो सीमेंट आप लोग का घर जो बना हुआ है, जो दीवार है, उसमें अगर हम टॉर्च मारते हैं तो क्या था, प्रकाश इस पार से उस पार जाता है, कभी नहीं जाता है, क्योंकि जो अगर आप लोग घर बना हो उसमें तो कई कमरे होंगे ना, और सब कमरों में क्या होता है, अलग अलग बल्ब लगा रहता है ना। तो अगर ऐसा रहता कि हाँ दीवार को पार कर जाता प्रकाश, तो क्या होता, 2 कमरे 3 कमरे के मिलाकर एक ही बल्ब लगा दिया जाता है, लेकिन वैसा नहीं होता है, क्योंकि दीवार क्या करता है, प्रकाश को इस पार से उस पार नहीं जाने देता है। तो क्या हो जाएगा, दीवार भी तो हो जाएगा कि ना अपारदर्शी वस्तु का एग्जाम्पल। ठीक है, सीमेंट का दीवार हो जाएगा। और दोस्तों पत्थर, अगर पत्थर हाथ में ले लिया जाए और उस पर मारा जाए टॉर्च, तो क्या होगा, पत्थर को इस पर से उस पर कर पाएगा प्रकाश, नहीं कर पाएगा। तो क्या हो जाएगा, पत्थर भी हो जाएगा। इस धातु का अगर कोई प्लेट ले लिया जाए, उसको भी नहीं कर पाएगा। ठीक है दोस्तों, जैसे अगर लोहा ले लिया जाए इत्यादि। ठीक है दोस्तों, यहाँ तो आप लोग समझ गए कि हाँ अपारदर्शी वस्तु किससे कहेंगे, वैसी वस्तु जिनसे प्रकाश क्या हो पूर्ण रूप से, यानी थोड़ा सा भी इस पार से उस पार नहीं कर पाए, उसे हम अपारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। अब तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरा क्या है, पारभासी यानी ट्रांसलूसेंट वस्तुकीय पदार्थ। क्या, प्रभासी वस्तुएं, तो इसका क्या हो जाएगा, वैसी वस्तुएं जिनसे प्रकाश क्या हो, यानी थोड़ा मोड़ा, यानी आंशिक रूप में, वैसी वस्तु जो आंशिक उसमें थोड़ा मोड़ा प्रकाश इस पार से उस पार कर पाए, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम प्रभासी वस्तुएं कहेंगे। जैसे मानते हैं अगर एक पेपर है ना, अगर हम यहाँ से प्रकाश मारते हैं, यानी 100% अगर प्रकाश यहाँ से कोई लाइट जलाते हैं, अगर 100% के बदले यहाँ पे 20%, 30%, 40% प्रकाश इस पेपर को पार कर जाता है, तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा प्रभासी वस्तुएं हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग समझ गए, क्या हो जाएगा, वैसी वस्तुएं जिनसे प्रकाश क्या हो थोड़ा मोड़ा, यानी आंशिक रूप से, यानी 100% प्रकाश अगर मारते हैं, कोई टॉर्च मारते हैं और इस पार से उस पर चला जाता है, तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा प्रभासी वस्तुएं। परिभाषा देखते हैं, वैसी वस्तुएं जिनसे प्रकाश आंशिक रूप में आर पार करता है,
उसे परभासी यानी ट्रांसलूसेंट वस्तुएं कहते हैं। एग्जाम्पल में आप लोग क्या बताइएगा? एग्जाम्पल में आप लोग बताइए जैसे सूती वस्त्र। अगर दोस्तों अगर आप लोगों का जो एथी होगा गेट होगा, जो गेट पर क्या होता है पर्दा टंगाता है ना, अगर उस पर्दा पे सूती वस्त्र का कोई पर्दा टंगा होगा ना, तो अगर वो व्यक्ति कोई घर से जा रहा होगा ना, तो आप बाहर से देखिएगा ना, तो वो वस्तु क्या हो जाएगा, वो व्यक्ति दिखाई देगा। तो सूती वस्त्र में अगर जैसे आप लोग का जैसे पहले दादाजी और लोग पहनते थे, जैसे नाना जी लोग पहले क्या पहनते थे, मर्दानी पहनते थे। तो उसमें मर्दानी क्या आता था, जो मर्दानी आता था सूती वस्त्र का बहुत से मर्दानी आता था। तो मर्दानी था ना, अगर उसको अगर पर्दा बना दीजिएगा और उसको इस पार से उस पार देखिएगा ना, और थोड़ा मोड़ा क्या होगा यानी आंशिक रूप में दिखाई देगा। तो सूती वस्त्र क्या हो जाएगा, एक सूती वस्त्र एग्जाम्पल हो जाएगा किसका, परभासी वस्तु का, यानी सूती वस्त्र एग्जाम्पल हो गया परभासी वस्तु का। दूसरा क्या हो जाएगा, यानी घिसा हुआ कांच। जो कांच रहता है जिसे आप लोग आईना भी कहते हैं या शीशा भी कहते हैं, जिससे आप लोग क्या करते हैं, आप लोग अपना चेहरा को देखते हैं। जब क्या होता है, अगर आईना से आप लोग कांचवा को निकालिएगा ना, तो उसमें कांच का क्या होगा, आगे से तो आप लोग का चेहरा देखते हैं ठीक, पीछे सर तक क्या होता है, पीछे से उसमें पेंट किया रहता है। जब पेंटवा की तरफ से अगर जो अभी दीवार जो क्या हुआ, यानी रुखड़ा जो दीवार हो, जैसे अभी दीवार में जो क्या प्लास्टर किया हुआ, अगर उस पर लेकर घसर दीजिएगा ना, या पत्थर पर घसर दीजिएगा, उस पर देखिएगा ना, तब इस पार से उस पार क्या हुआ, थोड़ा मोड़ा वस्तु दिखाई देगा। तो क्या हो जाएगा, घिसा हुआ कांच किसका उदाहरण हो जाएगा, तो घिसा हुआ कांच किसका, परभासी वस्तु का उदाहरण हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, घिसा हुआ कांच। ठीक है दोस्तों, घिसा हुआ कांच किसका उदाहरण हो जाएगा, परभासी वस्तु का उदाहरण होगा। तथा तीसरा क्या हो जाएगा, अब तीसरा अगर ले लिया जाए कि हाँ आप लोग एक पेपर ले लीजिएगा ठीक, जैसे मानते हैं, देख दोस्तों अगर पेपर हुआ ना, पेपर हुआ, अगर बचपन में देखिएगा कि जो बच्चा रहता है, यानी जो अभी 6 महीने 7 साल भर 1.5 साल का होगा, तो आप लोगों का मम्मी चाची या दादी लोग जो होगा, नानी लोग क्या करते, बच्चे को तेल लगाते हैं, सर में तेल लगाते हैं ना, वो आप कोई भी तेल ले लीजिएगा, जैसे सर में लगा लीजिएगा ठीक, थोड़ा ज़्यादा ले लीजिएगा, लगा लीजिएगा और ऐसे से क्या कर लीजिएगा, रगड़ लीजिएगा। जब उसको पेपर पर रगड़ लीजिएगा ना, अब देखिएगा इस पार से ना, अभी देखिएगा, अभी जब ना तेल है ना, देखिएगा तो ना दिखाई देगा उस पार, अभी क्या है ये अपारदर्शी वस्तु का काम कर रहा है। लेकिन जब इस पर तेल लगा दीजिएगा इसे और उसके बाद इसे देखिएगा इस पार से उस पार, तो क्या होगा, वस्तु थोड़ा मोड़ा दिखाई देगा। तो क्या हो जाएगा, तेल लगा हुआ जो कागज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वो परभासी वस्तु का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, तेल लगा हुआ कागज, तेल लगा हुआ कागज क्या हो जाएगा, तेल लगा हुआ कागज और मतलब परभासी वस्तु का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तो आप लोग समझ गए। एक बार आप लोग इसका आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट मार लीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए एक लोग समझाते हैं। पारदर्शी वस्तु किसे कहते हैं, वैसी वस्तु जिनसे प्रकाश क्या हो, पूर्ण रूप से इस पार से उस पार चला जाए, उसे हम पारदर्शी वस्तु कहते हैं। जिससे क्या हो जाएगा, पारदर्शी वस्तु में जिससे क्या बताया, वायु या हवा हो जाएगा, प्लास्टिक हो जाएगा, कांच हो जाएगा, ये सब क्या हो जाएगा, ये सब पारदर्शी वस्तु का उदाहरण हो जाएगा। अब पारदर्शी वस्तु किसे कहेंगे, वैसी वस्तुएं जिनसे प्रकाश क्या होता है, यानी पूर्ण रूप से थोड़ा मोड़ा भी क्या हो प्रकाश, यानी 1% भी प्रकाश इस पार से उस पार नहीं जाए, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम अपारदर्शी वस्तु कहेंगे। जैसे क्या हो जाएगा, अभी बताया है, सीमेंट का दीवार या दीवार हो गया या पुस्तक हो गया, यानी जो भी टेबल हो जाएगा, चाहे क्या पत्थर हो जाएगा, जिससे धातु का प्लेट हो जाएगा इत्यादि, कोई भी वस्तु जिससे क्या प्रकाश इस पार से उस पार न जाए, वो क्या हो जाएगा, जैसे लोहा हो जाएगा, ये सब क्या हो जाएगा, ये सब अपारदर्शी वस्तु का उदाहरण हो जाएगा। तथा परभासी वस्तु किसे बताएं, तीसरा क्या हो जाएगा, पारदर्शी वस्तु, तो उसे क्या कहेंगे, वैसी वस्तुएं जिनसे प्रकाश क्या हो, यानी थोड़ा मोड़ा यानी आंशिक रूप में इस पार से उस पार पार करता हो, उसे हम परभासी वस्तु कहें। किसे क्या बताएं हम, तेल लगा हुआ कागज, घिसा हुआ कांच और क्या सूती वस्त्र, ये सब क्या है, ये सब परभासी वस्तु के उदाहरण है। ठीक है।
ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इतना तो समझ गए। चलिए हम इसे आगे मिटाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए। दोस्तों जिससे पहले कुछ ऑब्जेक्टिव के रूप में जो लिखवाना था वो छूट गया था, तो चलिए हम उसको आगे लिखवा देते हैं। अगर दोस्तों अगर आप लोग का जो बोर्ड एग्जाम होगा तो उसमें ऑब्जेक्टिव के रूप में क्या होता है, प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो उसमें आप लोग का प्रश्न पूछता है कि हाँ बताइए प्रकाश का जो है, जो प्रकाश सूर्य का जो प्रकाश है पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है। तो आप लोग क्या बताइएगा, उसमें बताइएगा कि सूर्य का जो प्रकाश है पृथ्वी पर पहुंचने में 8 मिनट 16 से 20 सेकंड लगता है। बहुत ही पुस्तक में आप लोगों का 16 सेकंड दिया रहेगा, बहुत में 20 दिया रहेगा, कोनो 17 कोनो 18 में दिया रहेगा, यानी 8 से 16 से 20 सेकंड में बीच में रहेगा। जब आप लोग का एग्जाम होगा तो उसमें जो ऑप्शन दिया रहेगा 16 से 20 सेकंड के बीच में, वही ऑप्शन आप मान लीजिए, उसमें एक ही ऑप्शन दिया रहेगा 8 मिनट और 16 से 20 सेकंड, तो उसमें आप लोग देख के मान लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो क्या नोट कर लीजिए, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में 8 मिनट 16 से 20 सेकंड। लगता है, कितना लगता है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पहुंचने में 8 मिनट 16 से 20 सेकंड लगता है। ठीक है दोस्तों, अगर पूछ लिया जाए कि हम बताइए जो पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है, उसमें आप लोग एग्जाम में भी ये भी आएगा कि हाँ कि सूर्य का जो दूरी है प्रकाश कितना पृथ्वी से कितना है। तो आप लोग क्या बताइएगा, आप लोग बताइएगा कि जो सूरज का दूरी है पृथ्वी से कितना है, 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग ये भी नोट कर लीजिए, सूर्य की दूरी पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। कितना दूर है, 15 करोड़ किलोमीटर, 15 करोड़ किलोमीटर दूर, और 8 मिनट 16 से 20 सेकंड लगता है। ठीक है दोस्तों, इतना तो आप समझ गए। अब फिर एक और छूट गया था, क्या कि हाँ बताइए अगर फिजिक्स का पिता या जनक, अगर पूछ ले कि फिजिक्स का पिता या जनक किसे कहेंगे, तो फिजिक्स का पिता और जनक किसे कहते हैं, न्यूटन को कहते हैं। ठीक है दोस्तों, न्यूटन को कहते हैं। बताइए कि हाँ अगर सिर्फ ये जानकारी के लिए बताइए कि न्यूटन को काहे कहते हैं, दूसरे जो बहुत से वैज्ञानिक उसको क्यों नहीं कहते हैं। तब बताइएगा कि न्यूटन महोदय जो थे, न्यूटन महोदय ये फिजिक्स का क्षेत्र, जो फिजिक्स सब्जेक्ट है उसके क्षेत्र में बहुत ही बड़े योगदान दिए थे। जैसे इन्होंने ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण का खोज किए थे, न्यूटन का जो लॉ बताया थे, जिससे क्या है उसके जड़त्व के नियम बताए थे, और दूसरा क्या बताया आकर्षण विकर्षण, जिससे क्या है आकर्षण विकर्षण, किसी अगर वस्तु को जितना आप दबाते हैं वस्तु उसको उतना आपको भी दबाता है। वैसा ही क्या बताते हैं, ये अनेकों लॉ दिए थे, इसलिए इसको क्या कहता है, न्यूटन को कहा जाता है फिजिक्स का पिता। ठीक है दोस्तों, तो ये सब सिर्फ आप लोग ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए, ये सब आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, तब आगे हम देखते हैं।
तो अब आगे क्या देखना है, आगे देखना है आप लोग का जो क्या है, प्रकाश का परावर्तन, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन किसे कहेंगे? प्रकाश का परावर्तन उसे कहेंगे वैसी वस्तु जिनसे प्रकाश क्या है, वैसी समतल सतह या वैसी सतह जिनसे प्रकाश का टकरा कर वापस क्या है, वापस मुड़ जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे ये क्या है, स्लेट, अगर इस पर टर्च मारते हैं, ठीक, टर्च मारते हैं तो प्रकाश इस पर आता है और टकरा कर क्या होता है, मुड़ जाता है। तो इसी घटना को क्या कहते हैं, इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो क्या हो, इसमें अगर परिभाषा लिखना बोले तो क्या हो जाएगा, वैसी सतह जिनसे प्रकाश टकरा कर मुड़ जाती है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, वैसी सतह जिनसे प्रकाश टकरा कर मुड़ जाती है उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। जी हाँ, ये क्या है, ये क्या है, ये समतल सतह हो गया। ठीक है दोस्तों, ये समतल सतह हो गया। अगर यहाँ से प्रकाश आता है और क्या है, प्रकाश जिसे पड़ता है यहाँ से टकरा कर चला जाता है। ठीक है दोस्तों, इस यहाँ से प्रकाश क्या हुआ, प्रकाश आया और टकरा कर क्या है, चला जाएगा। तो इस घटना को क्या कहेंगे, इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। ठीक है दोस्तों, यह समझ गए। अब आपसे पूछ लिया जाए कि हाँ बताइए कि प्रकाश का परावर्तन, जो प्रकाश का परावर्तन कितने प्रकार का होता है? प्रकाश का परावर्तन 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? एक में होता है नियमित परावर्तन और दूसरा क्या होता है, अनियमित परावर्तन। ठीक है दोस्तों, तो नियमित परावर्तन किसे कहते हैं? वैसी परावर्तन जो क्या हो, चिकने सतह यानी समतल सतह पर हो, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम नियमित परावर्तन कहेंगे। जैसे अगर क्या है, स्लेट है, क्या है, स्लेट है, पूरा चिकना है कि ना, समतल है कि ना, और है क्या है, पूरा चिकना और समतल है ना। जब इस पर प्रकाश क्या होता है, डालते हैं और प्रकाश क्या होता है, टकरा कर इसे वापस चल जाए, तो उसे क्या कहेंगे, उसे हम नियमित परावर्तन कहते हैं। अर्थात समझ गए, नियमित परावर्तन किससे कहते हैं। दूसरा क्या है, अनियमित परावर्तन, जब क्या हो, जब रुखड़ा सतह हो यानी उबड़ खाबड़। ठीक है, जिससे रोड क्या हो जाएगा, रोड उबड़ खाबड़ हो जाएगा, नहीं, रोड हो गया उबड़ खाबड़। तो जब रोड पे अगर प्रकाश को भेजते हैं तो वो टकरा के ऊपर जब चल जाएगी, उसे हम क्या कहेंगे, लौट जाएगी, उसे हम अनियमित परावर्तन कहेंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे अगर छठ पूजा समाप्त हो जाता है, चाहे होली समाप्त हो जाता है, तो उसके बाद क्या करते हैं आप लोग, जैसे छठ भी समाप्त हो जाएगा तो क्या करेंगे आप लोग, जैसे क्रिकेट के खेलने के शौकीन होंगे तो क्या करते हैं, कुदारी लेके खेत में जाते हैं ना। तो क्या करते हैं आप लोग, पहले जो धान कट गया रहता है जो खेत में, उस जो धान का जो पौधा रहता है, जो क्या कहते हैं हम लोग, जो निचवा रहता है, जो धान काटा जाता है, तो उसे क्या करते हैं आप लोग, छील का बराबर करते हैं ना, बराबर। काहे बराबर करते हैं, क्योंकि वो चिकना हो जाए, जब बॉल कराए तो वो क्या हो, डायरेक्ट विकेट पे बैट्समैन के पास बॉल जाए, तो क्या हो जाएगा, जब बॉल कराते वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा वो नियमित परावर्तन। क्या कि अगर मानते हैं ये स्टेडियम हो गया, ठीक,
पिच हो गया। अगर यहाँ पे विकेट है, बैट्समैन यहाँ पे है, यहाँ पे बैट्समैन, तो क्या करते हैं, इसको पूरा छीलते हैं कि ना, इसको छील कर क्या करते हैं आप लोग, चिकना सतह बनाते हैं। क्या कि अगर बॉल हम कराए तो डायरेक्ट कहाँ जाए, बैट्समैन के पास जाए, तो क्या हो जाएगा, तो बैट्समैन उसको मारेगा तो वो क्या हो जाएगा, वो एक प्रकार का नियमित परावर्तन हो जाएगा। अगर उसको वहीं नहीं छीलते हैं, डायरेक्ट बॉल कराते हैं, जैसे बॉल यहाँ फेंके, वो ऑटोमेटिक कहाँ चलता है, जाना चाहिए किसके पास, वहाँ जो बैट्समैन है उसके पास जाना चाहिए, लेकिन कहाँ वो डायरेक्ट चल जाता है, कब कीपर के पास चल जाएगा होने पीछा हुआ, कब होने फेंका जाएगा, कब नहीं चल जाएगा, क्या यहाँ से कट के भाग जाता है। तो क्या हो जाएगा, वो जगह वो अनियमित परिवर्तन का एक जैसे उदाहरण हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग समझ गया। तो नियमित परिवर्तन क्या हो जाएगा, नियमित परिवर्तन को उदाहरण अगर देखा जाए तो क्या, अगर यहाँ पे हम आपतित करते हैं कोई किरण, ठीक, यहाँ पे आपतित करेंगे तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, वो सीधा यहाँ जाएगा। जब भी यहाँ पे करेंगे तो क्या जाएगा, एक यहाँ पे जाएगा, यहाँ करेंगे तो यहाँ जाएगा, ठीक, यहाँ करेंगे तो यहाँ जाएगा। जबकि यहीं हम अगर अनियमित परिवर्तन करते हैं, जो क्या है, एक रूखड़ा सतह है, यानी ऊबड़ खाबड़ सतह हो गया, क्या जाएगा, वो कभी पता है, जब ऊबड़ खाबड़ सतह पर हम परिवर्तन करवाते हैं तो क्या होता है, वो अनियमित परिवर्तन होता है। तो ये क्या है, समतल जगह पर करवाते हैं जब चिकने सतह पर नियमित परिवर्तन। जैसे ऊबड़ खाबड़ पर अगर हम भेजते हैं किरण को, ऐसा जाएगा, ऐसे भेजेंगे ऐसा जाएगा, ऐसा भेजेंगे ऐसा जाएगा, फिर ऐसा भेजेंगे ऐसा जाएगा। ये क्या करता है, यानी इसे कोई नियमित नहीं रहता, कहाँ चल जाएगा, ये केनो भेजेंगे केनो भाग जाएगा, ये केनो भेजेंगे केनो भाग जाएगा, ऐसे भेजेंगे ऐसे भाग जाएगा, ये केनो भेजेंगे कैसे भाग जाएगा। ठीक है, जो क्या हो एक दिशा में नहीं जाए, जहाँ कहीं भेजेंगे वो कहीं भाग जाएगा, तो क्या हो जाएगा, वो अनियमित परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन नियमित जो क्या होगा, नियमित जो परिवर्तन होगा उसको यहाँ से भेजेंगे, लेकिन वो सीधा दूसरे का काटेगा नहीं, वो सीधा अपना चल जाएगा, यानी नियमित यानी दिशा में कोई जाएगा, तो क्या हो जाएगा, वो नियमित परिवर्तन हो जाएगा। और जब इधर काट के इन्होंने भाग जाएगा तो वो अनियमित परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग यहाँ समझ गए। चलिए अब हम इसको मिटाते हैं और उसका परिभाषा आप लोग का लिखवा देते हैं। अगर नियमित परिवर्तन का क्या परिभाषा हो जाएगा, वैसी चिकनी या समतल जिनसे प्रकाश किरण टकराकर मुड़ जाती है, उसे क्या कहेंगे, नियमित परावर्तन कहते हैं। तो दूसरा क्या पता है, अनियमित परावर्तन क्या हो जाएगा, वैसी ऊबड़ खाबड़ जो समतल ना हो, जिनसे जिसे टकरा कर मुड़ जाती है, उसे अनियमित परावर्तन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो समझिए कि हाँ, नियमित परावर्तन किसे कहेंगे और अनियमित परावर्तन कहेंगे। जैसे ये बताया क्या, अगर ये हो गया, ऊबड़ खाबड़ सतह है, ऊबड़ खाबड़ सतह ही हो गया। अगर प्रकाश को इसे भेजेंगे इसे जाएगा, ऐसे भेजेंगे ऐसे जाएगा, ऐसे भेजेंगे ऐसे जाएगा, ऐसे भेजेंगे ऐसे जाएगा, यानी क्या, यानी काट देगा एक दूसरे को। तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा
और नियमित परावर्तन है। जबकि नियमित परावर्तन क्या हो जाएगा, इससे अगर प्रकाश को समतल सतह हो गया, इसे भेजेंगे तो इसे जाएगा, और इसे भेजेंगे तो इसे जाएगा, एक क्या एक नियमित दिशा में जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो नियमित परावर्तन हो जाएगा। जबकि इनवन भाग जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो अनियमित परावर्तन होगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग यहाँ तक समझ गए। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं, आप लोग इसे नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए। ये क्या है, एक मानते हैं ये समतल सतह है। ये क्या है, ए और बी मान लेते हैं। ठीक, ए और बी क्या है, एक समतल सतह है। ये क्या है, ए एक हम किरण को यहाँ पे आपतित कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ये किरण को हम क्या कर रहे हैं, आपतित किरण। तो जब किरण यहाँ पे आपतित करेगा तो क्या होगा, इस अगर समतल सतह अगर टकराएगा तो क्या हो जाएगा, ये परावर्तित भी तो करेगा, तो क्या हो जाएगा, इसको हम परावर्तित करते हैं। ये क्या हो गया, ये परावर्तित किरण हो गया, ये क्या हो गया, ये आपतित किरण और ये परावर्तित किरण। अगर ये चिकना सतह पर जो आपतित किरण आएगा तो वो तो परावर्तन तो हो भी करेगा, तो ये अब परावर्तित किरण हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक हो जाएगा आपतित किरण, ये हो जाएगा परावर्तित किरण। ठीक है दोस्तों, और क्या है, और हम इस पर एक अभिलंब डाल देते हैं, क्या हो जाएगा, एक अभिलंब है। जैसे आप लोग मैथ में पढ़े होंगे, त्रिभुज में पढ़े होंगे ना, कि अगर ई ए बी और सी, ये ए बी सी एक त्रिभुज है और कोण एस से बी सी पर जो अभिलंब डालता है तो दोनों कोण कितना होता है, इधर के दोनों ई कोण 90 डिग्री, वैसा ही क्या है, एक ये अभिलंब है। ठीक है दोस्तों, तो समझ गया कि हाँ ये क्या है, एक अभिलंब है। तो ये हो जाएगा अभिलंब। ठीक है, ये आपतित किरण हो गया, ये परावर्तित किरण हो गया, ये अभिलंब हो गया। तो अभिलंब मान लेते हैं हम ई एन अभिलंब है। ठीक है दोस्तों, अगर हम आपतित और अभिलंब के बीच का कोण, इसे क्या कहेंगे, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को हम क्या कहते हैं, उसे हम आपतन कोण कहते हैं। ये क्या हो जाएगा, आपतन कोण। ठीक है दोस्तों, और अभिलंब और परावर्तन जो परावर्तित किरण है उसके बीच कोण को क्या कहते हैं, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच कोण को उसे क्या कहेगा, उसे हम परावर्तन कोण कहते हैं। इसे किससे, इसे हम कोण आई से डिनोट करते हैं, कोण आई से डिनोट करते हैं, इसे कोण आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसे हम कोण आई से डिनोट करते हैं और इसे कोण आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, या तो समझ गए कि हाँ, इसे हम ये आपतित किरण हो गया, ये परावर्तित किरण, इसे हम आई से डिनोट करते हैं और इसे हम आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, और इतना बात याद रखिएगा, जितना जो ये आपतन कोण होगा उतना ही क्या होगा, परावर्तन कोण होगा। जो आपतन कोण होगा जितना वो परावर्तन, अगर ये आपतन कोण मानते हैं 40 डिग्री का है, अगर ये 40 डिग्री का है, ये क्या हो जाएगा, ये परावर्तन कोण भी कितना होगा, 40 डिग्री का होगा। ये बात इतना याद रखिएगा। ठीक है, तो आप लोग समझ गए कि हाँ ये क्या हो जाएगा, जिस अगर चिकना सतह है, चिकना सतह पर जो प्रकाश जो क्या होता है, प्रकाश किरण आता है तो क्या हो जाएगा, वो आपतित किरण, और इसे टकरा कर यहाँ पर लौट जाता है तो क्या हो जाएगा, वो परावर्तित किरण। और दोस्तों ई जो इसको याद रखिए, ये क्या है, ये आपतन बिंदु है। क्या है, आपतन बिंदु। ये जो इस पर आगे चिकने सतह पर टकराता है वो आपतित किरण, और जो टकरा कर चला जाता है वो क्या हो जाएगा, वो परावर्तित किरण। ठीक है, और जिस बिंदु पर अगर क्या है, ये चिकने सतह है, ठीक,
अगर ये प्रकाश आ रहा है, ठीक, और यहाँ पे टकराया, जैसे यहाँ पे टकराया, अगर ये जो आ रहा था क्या हो जाएगा, ये आपतित किरण आ रहा है, आपतित किरण जैसे टकरा गया ये क्या हो जाएगा, ये आपतन बिंदु, और यहाँ टकरा कर वापस लौट जाएगा, वो क्या हो जाएगा, वो परावर्तित किरण हो जाएगा, ठीक है। और आपतन किरण, जो आपतित किरण और क्या हो जाएगा, अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण क्या हो जाएगा, वो आपतन कोण हो जाएगा, ठीक। और जो परावर्तन कोण और अभिलंब के बीच, सॉरी, जो आपतित किरण, ठीक, आपतित किरण और अभिलंब के बीच, जो आपतित किरण है और अभिलंब के बीच जो कोण क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा परावर्तन कोण, ठीक है। तो आप लोग समझ गए। और तथा क्या हो जाएगा, कोण I बराबर कोण R या आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण हो जाएगा। यानी अगर आपतन कोण अगर 60 डिग्री होगा तो परावर्तन कोण भी कितना, 60 डिग्री होगा, ठीक है। जैसे अगर यहाँ पे लिख देते हैं आपतन कोण, यानी कोण I बराबर परावर्तन कोण, यानी कोण R बराबर, याद रखिएगा, ठीक है। तो आप लोग समझ गए। अगर इसे परिभाषा में इसको अगर लिखाया जाए तो क्या हो जाएगा, परिभाषा में अगर लिखा जाए तो क्या हो जाएगा, यानी किसी चिकनी, यानी क्या हो जाएगा, समतल सतह पर आने वाली किरण को क्या कहेंगे, उस समतल सतह पर आकर टकराने वाली किरण को, आपतित किरण कहेंगे, तथा इसकी समतल सतह पर आकर टकरा कर वापस मुड़ जाने वाली किरण को क्या कहेंगे, उसे हम परावर्तित किरण कहेंगे, ठीक है दोस्तों। तथा आपतन बिंदु पर क्या हो जाएगा, अगर हम अभिलंब का परिभाषा बताते क्या हो जाएगा, समतल सतह पर आपतित किरण जहाँ टकराती है उस बिंदु को क्या कहते हैं, उसे हम आपतन बिंदु कहते हैं। तथा अभिलंब का हो जाएगा, तो आप किस चिकनी सतह पर आपतित किरण परावर्तित किरण के बीच में जो लंब डलाती है उसे क्या कहेंगे, उसे हम अभिलंब कहते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर चलिए ये तो आप लोग समझ गए इतना पूरा। अगर इसे परिभाषा में लिखा तो चलिए आगे हम परिभाषा इसका दिखा देते हैं। क्या हो जाएगा, आपतन किरण, ठीक है दोस्तों। क्या हो जाएगा, समतल सतह पर आकर टकराने वाली किरण को आपतन किरण कहते हैं, ठीक है दोस्तों। दूसरे क्या जाए, परावर्तन किरण, क्या जाएगा, समतल सतह पर आकर समतल सतह से टकराकर मुड़ने वाली किरण को परावर्तन किरण कहते हैं, ठीक है। जिसे चलिए वो मैप बनाते हैं, यहाँ पे छोटा सा बनाते हैं। ये क्या हो जाएगा, ये समतल सतह हो जाएगा, समतल सतह हो गया।
जो इस किरण आया इस पे, इस समतल सतह पर जो किरण पड़ता है वो क्या हो जाएगा, वो आपतित किरण हो जाएगा, ठीक है। और जो इधर टकरा कर वापस चल जाता है वो क्या हो जाएगा, टकरा कर मुड़ जाता है वो हो जाएगा परावर्तित किरण। ये हो जाएगा आपतित किरण, ये हो जाएगा परावर्तित किरण। अच्छा, जिस बिंदु पर टकराता है इस बिंदु क्या हो जाएगा, बिंदु होगा आपतन बिंदु हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, ये अभिलंब हो जाएगा, अभिलंब। ये हो जाएगा परावर्तन कोण, ये आपतन कोण। ये कोण आई और कोण ई आर, ठीक है। जैसे अभी तक छोटी सी ग्राफ बना दिए हैं, जैसे कि यहाँ पीछा जो इसका पहले बड़ा सा बनाए थे तो बड़ा सा आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तब इसके बाद में परिभाषा लिखिएगा, ठीक। जैसे परावर्तन किरण हो जाएगा। अब तीसरा क्या हो जाएगा, जैसे आपतन बिंदु। आपतन बिंदु हम किसे कहेंगे, समतल सतह पर आकर, समतल सतह पर प्रकाश किरण आकर टकराने के बाद वापस मुड़ती है, उस बिंदु को क्या कहेंगे, आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आप लोग तो यहाँ तक समझ गए। चलिए अब बोर्ड पर जगह ना है जिसको मिटाते हैं, उसके बाद आगे इसके बाद में लिखते हैं आपतन बिंदु, ठीक है। चलिए और कह जाएगा अभिलंब। अभिलंब का क्या परिभाषा हो जाएगा, अभिलंब क्या बचेगा, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच खींची गई लंब को अभिलंब कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर इसमें बोल दिया जाए कि हाँ बताइए कि आपतन कोण किसे कहेंगे, आपतन कोण, तब लोग क्या बताइएगा आपतन कोण किसे कहेंगे, हम क्या है आपतन कोण किसे कहेंगे, तो आपतन कोण हम उसे आपतित किरण और क्या है अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बना कोण को आपतन कोण कहते हैं। तो परिभाषा में क्या हो जाएगा, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण को क्या कहेंगे, उसे हम आपतन कोण कहते हैं, जिसे कोण आई से संकेत यानी डिनोट किया जाता है। उसे क्या है कोण आई से
डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए ना। तो फिर इसको मिटाते हैं, आगे आप लोग नोट करते रहिएगा। ठीक, क्या होता है, आपतन बिंदु हो गया। अब क्या हो जाएगा, परावर्तन, पहले आपतन कोण तो हो गया, परावर्तन कोण। तो क्या हो जाएगा, अगर परावर्तन कोण बोल दिया जाएगा, हाँ बताइए परावर्तन कोण का परिभाषा क्या हो जाएगा, परावर्तन कोण क्या होगा परिभाषा, आपतन कोण क्या यानी परावर्तन कोण यानी आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण को क्या कहेंगे, उसे परावर्तन कोण कहेंगे। किसे कहेंगे हम, आपतित की परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण को हम उसे परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक है, तो क्या है, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण को परावर्तन कोण कहते हैं तथा इसे कोण R से क्या करते हैं, संकेत या डिनोट करते हैं, क्या डिनोट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो समझ गए कि हाँ परावर्तन कोण किसे कहेंगे, यानी अभिलंब और अपरावर्तित किरण के बीच कोण को हम उसे परावर्तित कोण कहेंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखा नहीं, फिर रफली समझ लेते हैं। आपतित किरण किसे कहेंगे, किसी चिकनी सतह पर यानी समतल सतह पर जो किरण आती है उसे हम आपतित किरण कहते हैं, तथा उसे टकरा कर वापस चल जाती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम परावर्तित किरण कहेंगे। तथा जो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में जो लंब है, जो लंब डाला जाता है उसे हम अभिलंब कहते हैं। अर्थात आपतित किरण और परावर्तित किरण, जहाँ अगर आपतित किरण जिस सतह पर टकराता है और उस सतह से वापस मुड़कर चला जाता है, उस बिंदु को क्या कहेंगे, उस बिंदु को हम आपतित बिंदु कहेंगे, आपतन बिंदु कहेंगे। ठीक, और आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, आप लोग इतना समझ गए पूरा। चलिए अब इसे हम मिटाते हैं। दोस्तों अब इसके आगे देते हैं। तो प्रकाश का जो परावर्तन है, इसका कितना, प्रकाश के परावर्तन का जो दो नियम है। पहले क्या, देखिए अब इसे प्रकाश के फिर बनाते हैं एक बार। ये क्या हो जाएगा, ये समतल सतह हो गया, समतल सतह होगा, ये आपतित किरण और ये क्या हो जाएगा, ये आपतित किरण है और परावर्तित किरण हो गया। ये क्या हो जाएगा, आपतन आपतित किरण, यही हो जाएगा परावर्तित किरण। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपतन बिंदु। ठीक है, और एकदम क्या है, एक इस पे एक अभिलंब खींच देते हैं। अगर ए और बी मान लेते हैं, ए और बी क्या है, एक समतल सतह है, और इस पे एन क्या है, एन ही अभिलंब है। और क्या हो जाएगा, ये आपतन कोण हो जाएगा, और ये परावर्तन कोण हो जाएगा। इससे हम कोण R से डिनोट करते हैं, उससे कोण I से डिनोट करते हैं। ठीक है दोस्तों, जो प्रकाश का परावर्तन है इसका दो नियम है। तो पहला नियम क्या कहता है, पहला नियम कहता है कि जो आपतन कोण है, आपतन कोण का बराबर परावर्तन कोण होगा। क्या कहता है पहला नियम, आपतन
आपतन कोण, यानी कोण I बराबर परावर्तन कोण, यानी कोण R। पहले का नियम कहता है, पहले का नियम कहता है जितना आपतन कोण होगा उतना ही क्या होगा, ये परावर्तन कोण होगा, यानी आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होगा, यानी कोण I बराबर कोण R होगा। अगर ये क्या हो जाएगा, अगर आपतन कोण 40 डिग्री है तो परावर्तन कोण कितना होगा, परावर्तन कोण भी 40 डिग्री ही होगा। अगर यहाँ पे देखिए परावर्तन कोण अगर 60 डिग्री है तो आपतन कोण कितना होगा, ये आपतन कोण भी 60 डिग्री होगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग इतना बात याद रखिएगा, ये आप लोग अब जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा उसमें दे दिया जाएगा, उसमें दे देगा कि हाँ बताइए कि आपतन कोण अगर 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण कितना डिग्री है, उसमें ऑप्शन में दे देगा जैसे 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री और 80 डिग्री। तो उसमें याद रखिएगा कि जितना आपतन कोण होता है उतना ही परावर्तन कोण होता है, तथा जितना परावर्तन कोण होता है उतना ही आपतन कोण भी होता है। पहले का नियम ही कहता है, पहले का नियम कहता है कि आपतन को जितना होगा परावर्तन को उतना होगा। दूसरा नियम क्या कहता है, इसका जो प्रकाश से परावर्तन का दूसरा नियम कहता है कि जो आपतित किरण, ठीक, और दूसरा परावर्तित किरण, और तीसरा अभिलंब। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब क्या हुआ, तीनों एक ही समतल सतह पर होगा। देखिए एक ही ये समतल सतह है, इस बात दो समतल सतह है। जब भी होगा आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही समतल सतह पर होगा। चलिए अब इसे नोट कर लीजिए, यानी आपतित किरण, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों एक ही समतल सतह पर होंगे। ठीक है दोस्तों, तो प्रकाश का परावर्तन कितना नियम है, प्रकाश का परावर्तन का दो नियम है, क्या, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। तो दूसरा नियम क्या कहता है, दूसरा नियम कहता है आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या होगा, तीनों एक ही समतल सतह के सतह पर होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक आप लोग समझ गए। चलिए अब दोस्तों कल इसके बाद में आगे क्लास किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।